नया है युग नया जमाना, नए है पीढ़ी नया तराना। तो बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और उभरता बुंदेलखंड। बोलो हल्ला बोल बुंदे हल्ला बोल। तुम बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और उभरता बुंदेलखंड। तो बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल। नंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। आज मेरे लिए झांसी बाजार के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है, एक बहुत ही मुबारक दिन है। और मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब झांसी बाजार एक पॉडकास्ट शो लेकर के आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आकांक्षा थी कि हम झांसी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक्चुअली नॉलेज इम्पार्ट करके, अवेयरनेस क्रिएट करा के। और इसके लिए हमने कई सारे शोज़ किए हैं। जैसे कि आप जानती हैं, हमारे कुछ शोज़ हैं झांसी के उभरते सितारे, जिसमें हम स्टार्टअप और लोकल टैलेंट को लेके आते हैं, झांसी के अमूल्य रत्न, जिसमें हम सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर के आते हैं और झांसी के लोगों से शेयर करते हैं। इसके साथ साथ दो बातें आमने सामने करते हैं, जिसमें हम बीड़ा के बारे में और झांसी के बाहर जो इम्पैक्टफुल चीज़ें हो रही हैं बुंदेलखंड के अंदर, वो भी आपसे शेयर करते हैं। साथ साथ सुन लो, समझ लो, जान लो, झांसी में हम टेक्नोलॉजी को कैसे रोज़मर्रा की चीज़ बना सकें, कैसे अपना समय बचा सकें और कैसे उससे ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करके अपना फ्रूटफुल काम कर सकें, उस पर बातें करते हैं। आज के दिन मैं इसलिए शुभ कह रहा हूँ बिकॉज ये शो जो मैंने आज शुरू किया है, ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन इसके लिए मुझे एक जिसे कहते हैं संपन्न समृद्ध एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ मैं ज़्यादा दूर तक पहुँचूँ, बुंदेलखंड के अंदर तक पहुँचूँ और वहाँ के लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ जो झांसी में हो रही है, जिसके लिए झांसी में कभी सोचा नहीं गया था। तो मुझे आज वो एक अवसर मिला है जिसको मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, और ये अवसर मुझे दिया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने, जो अगस्त 26, 1975 में स्टार्ट हुई थी। तब से लेके आज 2024, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स गोइंग टू गेट कंप्लीटेड, और जहां बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने आज NAAC NAC में A++ की रेटिंग ले रखी है। तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए जिसका मुझे हमेशा से इंतजार रहा है। देखिए, समीक्षा जो होता है, रिव्यू जो होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी योजना को लेकर के। क्यों? बिकॉज जब हम योजना के ऊपर चलते हैं और अगर हम उस पर समीक्षा करते रहते हैं, तो हमें मालूम रहता है कि उस सही डायरेक्शन में जा रही है और कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँच पाएंगे और कितना अच्छा हम सोच पा सकते हैं आने वाले वक्त में। इसी समीक्षा को अगर हम अपने शहर के ऊपर करें और अपने बुंदेलखंड एरिया के ऊपर करें, तो शायद जो लोग देखेंगे वो इम्पैक्ट होंगे इससे कि पहले झांसी क्या था, आज झांसी बुंदेलखंड क्या है, और अब आने वाले एक 5 से 10 सालों में झांसी बुंदेलखंड क्या ऊंचाइयां ले सकता है। इसलिए हमने ये शो किया है कि हम चाहते हैं कि मानवता या समाज को लेकर के जो भी चीज़ें हमारे पहलू हैं, जो हमारे को रोज़ असर डालती है हमारे जीवनी पर, जैसे कि आपका स्वास्थ्य की सेवाएं हो गई, या आपकी खेलकूद का क्षेत्र हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, रहन सहन का हो गया, एंटरटेनमेंट का हो गया, आपका बैंकिंग का हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, इन सब चीज़ों पे झांसी के अंदर हम बात करने वाले हैं। और मैं अकेले नहीं, मेरे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होंगे जो इस बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि झांसी में ये सब नहीं था भाई, आज झांसी में ये सब है, और आने वाले वक्त में जिस तरह से झांसी और बुंदेलखंड को देखा जा रहा है, हम यहाँ पहुँचने की उम्मीद रखते हैं। तो साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे झांसी बाजार के इस बुंदेले हल्ला बोल शो में। और हल्ला बोल इसलिए रखा गया है कि मैं चाहता हूँ आप सब तक पहुँचे और आप सब इसके सहभागी बने इस शो को और मजबूती देने के लिए। आजकल मैं देखता हूं कि काफ़ी चर्चा होती है एक वर्ड पे, जिसे हम कहते हैं बेरोजगारी। अब हिंदुस्तान जो 70 साल पहले आज़ाद हुआ रहा होगा, उसमें बेरोजगारी आज का विषय नहीं है, ये हमेशा से था, आज है और कल भी रहेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी। अवसर निकालना उसमें से एक रीज़न होता है कि बेरोजगारी कैसे दूर करें। अब आप देखिए, बेरोजगारी में एक सरकार को आप नहीं ठहरा सकते, बिकॉज आपको अपने आप को भी तैयार करना है। हर रोजगार के लिए एक स्किल चाहिए होती है, हर रोजगार के लिए एक पढ़ाई चाहिए होती है, हर रोजगार के लिए एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। उम्मीद और अपेक्षा, उम्मीद आप कुछ भी कर सकते हैं, कितनी बड़ी सैलरी की कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो प्रोबेबली आप नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन चूंकि भारत 140 करोड़ देशवासियों का देश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये युवाओं को ज़्यादा इसमें प्रतिशत इसका भाग है, तो संभावनाएं का देश कह सकते हैं, संभावना ही संभावना है। अगर आप देखें, थोड़ा इतिहास में जाएं, तो जापान से सुजुकी
की मोटर टेक्नोलॉजी आई थी और हमारे ज़माने में जो एम्बेसडर फीएट चल रही थी रियर व्हील ड्राइव पे, उसको चेंज किया उन्होंने और फ्रंट व्हील ड्राइव करके अच्छे एवरेज पे एक अच्छी कारें आई जो शहर के बाहर तक का सफ़र करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक वक्त कंप्यूटर्स आए थे, टेलीकॉम आया था, जब हमारे देश में कंप्यूटराइजेशन हुआ, टेलीकम्युनिकेशन आया और आज इतिहास बन गया है मोबाइल्स की सर्विसेज यहाँ पे। आज भी ये चीज़ें चालू हैं, चाहे वो देश के अंदर यूपीआई का जनरेशन हो जिसके थ्रू आज हम वर्ल्ड में जान जाते हैं यूपीआई टेक्नोलॉजी को लेकर के, या फिर डिफेंस में हमारे ड्रोन्स बन रहे हैं, ब्रह्मोस बन रहे हैं, और इसके साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना कमाल का काम हुआ है कि आज हम वर्ल्ड में नंबर 1 रोड नेटवर्क कंट्री बन गए हैं। आज हम जो बात करना चाहते हैं, जैसे कि देश में युवाओं का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इसी तरह से एक चीज़ बाहर से और आई है जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप्स। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट्स में कहूँगा, इसको हम कल्चर कह देते हैं बिकॉज ये सर्विस है। तो स्टार्टअप कल्चर जो आया है वो चेंज कर रहा है झांसी में। चाइना इसमें बहुत आगे है, यूरोप इसमें बहुत ज़्यादा आगे है, अमेरिका से हमारे देश में ये कुछ 10 साल पहले से कुछ शुरू हुआ है। और झांसी में मैं अपने जगह की बात करता हूँ, ये कोरोना के बाद से इसने स्पीड पकड़ी है। झांसी में एक बहुत अच्छा काम हुआ है स्टार्टअप्स को लेकर के, और स्टार्टअप्स के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है इंक्यूबेशन सेंटर। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स झांसी में मुझे खुशी होती है बताने में आपको कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 इंक्यूबेशन सेंटर है। तो झांसी पे जिस तरह का फोकस आज के वक्त पे है सरकार का, और यहाँ पे टैलेंट होगा, शायद ये ढूंढा गया हो, तो कुछ तो है जहाँ 4 इंक्यूबेशन सेंटर्स जो युवा लोगों को, जवान लोगों की उड़ान भरने के लिए, उनको पंख लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं एक एक करके नाम दूंगा, और इसलिए बता रहा हूँ आपसे बिकॉज मैंने आज जिन्हें इनवाइट किया है वो उन सब इंक्यूबेशन सेंटर्स के हेड हैं जो यहाँ आए हैं और नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे एक इंक्यूबेशन सेंटर का क्या रोल है एक स्टार्टअप को नर्चर करने में, उसकी लाइफ जर्नी को साथ देने में और उसको ऊंचाइयों तक ले जाने में। पहले हम सब बिजनेस करते थे, अपने माँ बाप का, चाचा लोगों का, इन सब की सुना करते थे और उस तरह से बिजनेस बढ़ता था। आज ज़माने चेंज हो रहे हैं, नए तरह के बिजनेस है, नई तरह की सोच है और नए तरह के आइडियाज़ आते हैं, इसलिए स्टार्टअप्स आए हैं और इसीलिए इंक्यूबेशन सेंटर्स आए हैं। तो साहब मैं आगे बढ़ूंगा आपको ये बताते हुए कि झांसी के अंदर एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बेसिक इंक्यूबेशन सेंटर है जिसके डायरेक्टर जो है वो डॉक्टर काबिया हैं, सुनील काबिया जी। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल पे भी उनका प्रोफेसर हैं, उसमें सीनियर प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर रह चुके हैं। साथ में हमारे पास आए हैं BICF BIET से, जो कि एक बुंदेलखंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर भी इनका इंक्यूबेशन सेंटर है। और आप अवार्डेड टीचर हैं, मोस्ट अवार्ड टीचर, लाइट टीचर ऑफ 2024 फॉर दिस ईयर। आप वहाँ पे मेंटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं BICF की, और हम डॉक्टर शहनाज अयूब के नाम से उन्हें जानते हैं। ऐसे ही नगर निगम में एक राइज झांसी करके इंक्यूबेशन सेंटर है और वहाँ से हमारे साथ जुड़ना था जिनको, अंकित रजाक जी। अनफॉर्चुनेटली उनका एक ऑडिट है तो वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्यार, विशेस और अपने मैसेजेस को बाकायदा रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजा है, जो वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो आइए बिना किसी डिले किए आपको आज के मेहमानों से मिलाता हूँ। दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एंड दे कैन ऑलवेज गाइड यू मच बेटर, फार बेटर देन टू व्हाट आई कैन बी प्रोबेबली सेइंग ओवर हियर। तो सर हम आते हैं, मिलते हैं पहले डॉक्टर सुनील काबिया जी से। डॉक्टर सुनील काबिया साहब आए हैं हमारे पास बेसिक से, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस शो पे। झांसी बुंदेले हल्ला बोल जो हमने किया झांसी बाज़ार के ऊपर, हमारी बहुत दिनों से कोशिश रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आपने बिजी शेड्यूल से। मेरा आपसे सर एक प्रश्न है इसको लेकर के, क्योंकि पूरा समाज हमारा झांसी बुंदेलखंड ये जानना चाहता है कि स्टार्टअप्स पे बहुत फोकस है गवर्नमेंट का। स्टार्टअप्स हैं क्या? इंक्यूबेशन सेंटर कैसे मदद करता है स्टार्टअप्स की? जब हमें स्टार्टअप नहीं मालूम तो इंक्यूबेशन सेंटर का रोल समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस पे थोड़ा रोशनी डालें और हमें बताएं कि ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर क्या चीज़ है। जी संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न के उत्तर पे मैं आता हूं, उससे पहले मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं झांसी बाजार के इस प्लेटफॉर्म, हल्ला बोल प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नई सोच के साथ आप कार्य कर रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टार्टअप्स के आइडिया को मासस तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। और आज हमारे बीच में मेरी को पैनलिस्ट प्रोफेसर शहनाज अयूब जी हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मीडिया लैब में मैडम आपका स्वागत है। और अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, अभी पैन इंडिया एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, मतलब स्पेशली हायर एजुकेशन में, कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा तवज्जो है कि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए। स्टार्टअप्स को इसलिए प्रमोट किया जाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में जो, जैसे आपने शुरुआत में कहा, बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमें जॉब सीकर्स नहीं चाहिए आज की तारीख में, हम जॉब क्रिएटर्स चाहते हैं, जॉब प्रोवाइडर्स चाहते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है। अब स्टार्टअप होता क्या है, अगर हम इसको मोटे तौर पे समझना चाहें तो स्टार्टअप बेसिकली एक, जैसे शब्द ही कहता है, शुरुआत, तो ये बेसिकली एक शुरुआत होती है किसी भी बिजनेस आइडिया की, किसी एंटरप्रेन्योर की, और जिसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रमोट किया जाए। तो कोई बिजनेस आइडिया अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रमोट करते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो वो स्टार्टअप है। और आजकल तो जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिस्ट्रप्टिव इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ओला उबर की, उन्होंने टैक्सी बिजनेस को पूरा बदल दिया। हम बात करते हैं जोमेटो स्विगी की, उन्होंने पूरा ही रेस्टोरेंट बिजनेस को बदल दिया। तो इस कोचिंग बिजनेस को ऑनलाइन कोचिंग ने बदल दिया। अब अवधोजा सर या खान सर की जब बात करते हैं तो उन्होंने टोटली एजुकेशन, कोचिंग सिस्टम को पूरा बदल दिया है। और गवर्नमेंट का फोकस इसमें इसलिए है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें, नए आइडियाज़ पे काम करें, नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करें, और इससे गवर्नमेंट जो है जॉब क्रिएट कर पाएगी, इससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, इससे हम एक्सपोर्ट भी अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे सोशल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको भी गवर्नमेंट फुलफिल कर पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी संख्या में बजट का प्रावधान किया है इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। और इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की गई है। हम लोग जो आजकल बात करते हैं हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन पहले हम लोग क्लासेस में क्लासरूम टीचिंग होती थी, उसके बाद में हम बच्चों को जॉब ढूंढने के लिए या उनको डिफरेंट कंपनीज के लिए में अप्रोच करने के लिए बोल देते थे। किंतु अब हम उनको कहते हैं कि आप अपने स्टार्टअप्स पे भी काम कर सकते हैं, आप बिजनेस आइडिया पे भी काम कर सकते हैं। और उनको सपोर्ट करने के लिए लगभग हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं या बनाए गए हैं, जो उन आइडियाज़ को नर्चर करता है, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे कि उन स्टार्टअप्स को रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट किया जाए, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल में कन्वर्ट किया जाए, और बाद में आने वाले समय में वो यूनिकॉर्न तक बने। यूनिकॉर्न के बारे में बता दूं आपको कि जो $1 बिलियन से अधिक जिसकी एसेट्स है वो यूनिकॉर्न है। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी अधिक है, हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास मार्केट वो इतना अच्छा स्ट्रांग है, जिसके कारण हमारे यहाँ यूनिकॉर्न बनने की संभावनाएं बहुत अधिक है। इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को। अगर हम आईएनआर की बात करें तो 8,000 करोड़ रुपए से अधिक जिसके एसेट्स है वो एक यूनिकॉर्न होता है, और लगभग 136 यूनिकॉर्न इंडिया में है। जैसे फिजिक्स वाला अगर आपने नाम सुना हो, हम लोग तो एकेडमिक्स में है, लगभग 100 यूनिकॉर्न था वो। ओला, ओयो, आई थिंक दीज आर ऑल यूनिकॉर्न्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली, जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब। थैंक यू सो वेरी मच काव्या साहब, यू शेयर्ड अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन विद अस। अब जहाँ तक सर ने हमें जो बताया है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, तो अब गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो इंक्यूबेशन सेंटर्स सेटअप करते हैं या स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम डॉक्टर शहनाज अयूब के पास जाएंगे और उनसे समझेंगे कि दो टर्मिनोलॉजीज काफ़ी कॉमन बोली जाती हैं स्टार्टअप कल्चर में, और उनका नाम है स्टार्ट इन यूपी एंड स्टार्टअप इंडिया। तो डॉक्टर अयूब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस शो के अंदर, और थैंक यू सो वेरी मच, यू टेकन आउट टाइम फ्रॉम ए बिजी शेड्यूल। और हमें थोड़ा बताएं इसके बारे में कि स्टार्टअप इंडिया और स्टार्ट इन यूपी ये क्या एक ही बॉडी है, अलग अलग बॉडी है, तो क्या अलग अलग रोल्स हैं? तो थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हैं, थोड़ा आइडिया इस पर ज़्यादा मिले प्लीज़। थैंक यू संकेत जी। मैं सबसे पहले आपको बधाई देती हूँ इस शो के इनिशिएशन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो आपने जो पहल की है उसके लिए। तो झांसी बाज़ार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। तो जैसे कि आपने पूछा स्टार्टअप इंडिया और स्टार्ट इन यूपी, तो हम अगर नाम से ही जाने, काव्या सर ने तो पहले ही बता रखा है स्टार्टअप के बारे में। तो स्टार्टअप तो वर्ड कॉमन है दोनों में। अब इंडिया, जब हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे इंडिया लेवल का प्रोग्राम है स्टार्टअप्स का, इंक्यूबेशन सेंटर्स का।
तो और स्टार्ट इन यूपी ये जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम है, दोनों ही भारत सरकार के प्रोग्राम है। पर स्टार्टअप इंडिया जो है वो सभी स्टेट्स को सपोर्ट कर रही है, सभी स्टेट्स के में इंक्यूबेशन सेंटर्स को बढ़ावा दे रही है और सभी इंडिया भर के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। और स्टार्ट इन यूपी जो प्लेटफॉर्म है ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए, पर यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही स्टार्टअप्स रजिस्टर कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ही इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों में एक चीज़ कॉमन है जो है कि अगर हम बात करें तो इनोवेशन होना चाहिए जी। और स्केलेबिलिटी होना चाहिए बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी सपोर्ट होना, Support. टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, जी। ये 3 फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, ये कॉमन है। बाकी स्टार्टअप इंडिया जो है ये इंडिया का प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार की पहले जो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी और जिसका जैसे कि काव्या सर ने भी बताया जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, ग्लोबल इकोनॉमिक एक स्टेज देना और यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना। तो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपके पास स्टार्टअप एक ये बहुत ही अच्छा अवसर है और स्टार्टअप को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो स्टार्टअप इंडिया और स्टार्ट इन यूपी प्रोग्राम से। ओह, थैंक यू सो वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, मैं अगर थोड़ा सा क्लियरली समझ पा रहा हूँ फॉर द मासेस, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, है ना, सरकार जो Yes. सेंट्रल सरकार है उसे, और वन दी अदर इज द स्टेट गवर्नमेंट Yes, इनिशिएटिव, एम आई yes. राइट? ये है यस, स्टार्ट इन यूपी ये जो है उत्तर प्रदेश उत्तर सरकार का है Correct. और स्टार्टअप इंडिया ये जो है जी। ये भारत जी। सरकार का है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि स्टार्टअप जो है क्यों इम्पोर्टेंट हो रहे हैं कंट्री के लिए, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं और संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। वन, और स्टार्ट इन यूपी और स्टार्टअप इंडिया, ये दो बॉडीज़ किस तरीके से मदद कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, क्या चीज़ें इनिशिएटिव्स लेते हैं, क्या स्कीम्स हैं, इसके बारे में और आगे जानेंगे। और अब थोड़ा सा मूव करते हैं हम कि एक्चुअली ये स्टार्टअप कब आते हैं और कब छोड़ के जाते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। तो बेसिकली मेरा कहना था उनकी लाइफ साइकिल क्या रहती है पूरे, जब से वो जैसे कहते हैं ना, एक बेबी आया, आपने अपने गोद में लिया पेरेंट्स ने, उसे पढ़ाया लिखाया और उसके बाद एक डिग्री मिलने के बाद ही गोज आउट टू टेस्ट हिमसेल्फ एंड गेट अ जॉब आउट देयर एंड देन ही फ्लाइज। सो क्या जीवनी है, क्या लाइफ साइकिल है, वो ज़रा समझेंगे। लेकिन इसके लिए हम लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जुड़ते हैं आपके साथ। क्वेश्चन अच्छा है, चाहिएगा मत, आगे बहुत कुछ है जानने के लिए। ये रहनी झांसी और बढ़ता बुंदेलखंड, तो बोलो हल्ला बोल, बुंदेले हल्ला बोल। It's alright, it's alright. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जैसे कि मैंने आपको बोला, देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ एवरी स्टार्टअप। स्टार्टअप पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं होता है, एक समय के लिए होता है। उसकी स्टेजेस होती हैं जिसको धीमे धीमे इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प करते हैं उस स्टेजेस को क्रॉस करने में। तो अब हम लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो जीवनी क्या है, राइट? तो इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा अंकित रजक जी को, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं राइज झांसी में, एंड लेट्स हियर फ्रॉम हिम व्हाट डज ही हैज टू से as far as the life cycle of startup is concerned within incubation center period time. Hello everyone, my name is Ankit Rajak and I am a project manager at Rise Jhansi Smart City Incubation Center. I congratulate and appreciate all team of Jhansi Bazaar and founder Ankit for this wonderful initiative of Halla Bol. I just want to share some of view on 3 questions which I received from the Jhansi Bazaar. The first one is different stages of startups. Mostly startups operate in 4 stages, जिसमें first है ideation. When you have only the overview of your idea, which may be a product or service, and इस स्टेज में आपके कस्टमर कौन होंगे, आपका बिजनेस मॉडल कैसा होगा, आपका मार्केटिंग चैनल कैसा होगा, वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन करना बाकी रहता है। सेकेंड स्टेज इज MVP, दैट इज मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट. When you attempt to make your first product or service with minimum feature,
लेट्स से यू हैव अ वेबसाइट और ऐप जिसको आपने मिनिमम फीचर के साथ स्टार्ट किया है एंड उसको आप मार्केट में यूज़र तक लेकर जाते हैं एंड यूज़र सबमिट द फीडबैक्स एंड देन उन फीडबैक्स के अकॉर्डिंग आप उनको फाइनली प्रिपेयर करते हैं. After the MVP, there is a very important stage that is called PMF, Product Market Fit. जब आपका प्रोडक्ट और सर्विस एक सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर रहा है एंड वो डिमांड्स उन कस्टमर से रिपीटेड हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट फिट. दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसने अपनी मार्केट में डिमांड क्रिएट कर ली है, उसने अपना एक एग्जिस्टेंस बना लिया है. After PMF, the last stage is scale up and the possible exit. आपने एक बड़े एरिया पे कस्टमर का स्केल अप किया है एंड एट द एंड आपने ये डिसाइड किया है कि अब आप स्टार्टअप रिकॉग्निशन से बाहर आकर अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे. So that's a perfect answer. Cut to short and precise, but explained very well. तो अब चलते हैं खास ही समझने कि हमें मालूम पड़ गया स्टार्टअप्स क्या होते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं, स्टार्टअप यूपी कैसे हेल्प करता है, स्टार्टअप इंडिया कैसे हेल्प करता है, प्लस लाइफ साइकिल क्या होती है. अब जो ज़रूरी चीज़ है कि जो लोग सोच रहे हैं कि स्टार्टअप क्या होता है और स्टार्टअप कौन सा अच्छा है, तो इसके लिए हम डॉक्टर काव्या से जानेंगे व्हाट मेक्स अ वंडरफुल स्टार्टअप और व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन क्रिएट एन इम्पैक्टफुल स्टार्टअप. वैसे तो तुम्हारा स्वप्न है, तुम्हारा ड्रीम है ये, ठीक है, बट इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे ये ड्रीम वाकई में पंख लगा सकता है. तो आइए डॉक्टर काव्या की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं उनसे कि काव्या सर, सारे बच्चे जो सपने देख रहे हैं वो सपना कुछ भी हो सकता है, सबको बड़ा बनाना है अपने सपने को, मगर ये कैसे, इसके अंदर हम क्या चेक करें कि ये वाकई में ऑथेंटिक है, क्या ये प्रैक्टिकल हो पाएगा. तो इस पे थोड़ा बताएं कि हर बच्चा बह ना जाए कि स्टार्टअप के चक्कर में वो सोच रहा है कि कुछ भी चीज बड़ी बन जाएगी. बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम जो जिस तरह का एक ट्रेंड चला हुआ है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह स्टार्टअप्स की बात हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे नए आइडियाज लेके आते हैं और वो आइडिया वाकई बिजनेस आइडिया है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है. और हम नॉर्मली जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे आसपास से प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई क्रिएटिव सोल्यूशन प्रदान करना है. और सबसे पहली बात ये कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन देना चाहते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी की क्या मदद होगी, ये हमें देखना होगा. इसके बाद में हमें उसके लिए कोई ना कोई रेवेन्यू जुटाना पड़ेगा. तो रेवेन्यू कितना फंड हमें उसमें लगेगा या किस तरह उसको हम बिजनेस को जब बढ़ाएंगे उसमें उसके लिए हमें कोई प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा या कोई इस तरह का बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, उसके लिए जो फंडिंग की जरूरत होगी. और तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो बहुत जरूरी है. इसके साथ साथ ही मतलब हमें एक टीम बनानी पड़ेगी. बिना अच्छी टीम के तो हम कहीं आगे बढ़ नहीं सकते हैं. और रेवेन्यू या बिजनेस करना है तो एक बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ साथ जो मैं बहुत और इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्टार्टअप के लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन. तो वो चाहे वो LLP हो, LLC हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, मतलब किसी तरह के कुछ बॉडी को रजिस्टर करना पड़ेगा हमें. और उसके बाद में उसको हमें DPIIT में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इसके साथ साथ उसको स्टार्ट इन इंडिया, स्टार्ट इन यूपी में रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर वो यूपी में नहीं है, किसी और स्टेट में, तो उस स्टेट की जो बॉडी होगी वहां रजिस्टर करना पड़ेगा. और उसके रजिस्ट्रेशन के पश्चात किसी इंक्यूबेटर सेंटर के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो फंडिंग या ग्रांट्स मिलती है वो बेसिकली इनके माध्यम से मिलती है. तो अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छा है और उसकी सॉल्यूशन आप जो देना चाहते हैं वो बाकी लोगों को अपील करता है, तो आपको फंड्स भी मिलेंगी, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, और ऐसे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे. और जब रेवेन्यू कोई और लगाने वाला हो, पैसा कोई और लगाने वाला हो, तो आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं. वाओ, दैट इज अ ग्रेट आंसर. तो हमें समझ में आया जो सर ने बताया अभी कि बेसिकली हमें देखना ये होता है कि एक प्रॉब्लम होनी चाहिए सोसाइटी में और उसका फिर सस्टेनेबल सोल्यूशन होना चाहिए, उसका जो पसंद आए लोगों को, मैसेज अपील करे और टेक्नोलॉजी उसमें बिल्ट इन की जा सके. टीम जैसे की बात बोली सर ने बनाने की, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है. तो दीज आर द पैरामीटर्स विच एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ हु इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू एन स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं. उनको ये सब बातों पे देखना पड़ेगा कि उनका ड्रीम या उनका स्वप्न कितना उस पर खरा उतर रहा है और फिर उसको आगे ले जा सकते हैं. बड़ी अच्छी बात एक सर ने बोली, जिसे रजिस्टर कराना हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जरूरत है. और स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो स्टार्टअप इंडिया में होता है या स्टार्ट इन यूपी में होता है, अगर आप यूपी के अंदर है, जैसे कि मैम ने बताया था. अब मैम से ही पूछेंगे, जो एक वर्ड अभी हाल डॉक्टर साहब ने हमको बोला, डॉक्टर काव्या जी ने, DPIIT, अब ये क्या चीज़ है
और इसके साथ में एक होता है भास्कर आईडी। तो ये चीज़ समझने के लिए और ये कैसे मदद करता है कि स्टार्टअप्स की, डॉक्टर अयूब हम ये जानना चाहेंगे कि ये DPIIT नंबर जो मिलता है इसका क्या औचित्य है, और साथ में भास्कर आईडी किस तरह से अपना रोल करता है, ये दो नंबर्स मिलके एक स्टार्टअप की कैसे पहचान बनाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और जैसे कि काव्या सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म ये होता है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो हम अगर स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो स्टार्टअप और डीपीआईआईटी ये बहुत ही मिले जुले और बहुत ही क्लोज वर्ड्स है। तो स्टार्टअप हम उसको बोलेंगे जो एक कंपनी है, जैसे सर ने बताया कि वो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या LLP होनी चाहिए। आप सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं कंपनी मान सकते, वो स्टार्टअप में रजिस्टर नहीं हो सकता। तो ये जैसी लिमिटेशन है स्टार्टअप के, ये स्टार्ट का जो एक एज भी डिफाइन की हुई है कि जो स्टार्टअप जो है वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से 7 साल तक ही स्टार्टअप माना जाता है। और अगर वो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में है तो 10 साल तक, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, तो आप यहाँ तक ही उसको स्टार्टअप समझ सकते हैं। और इसके साथ में उसको ये जो DPIIT का रजिस्ट्रेशन करना है वो इसलिए करना है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये स्टार्टअप है तो इसके पास फंड की ज़रूरत है, फंड की रिक्वायरमेंट है, ये अब टैक्स भरने के कंडीशन में नहीं है। तो DPIIT से ये होता है कि DPIIT सर्टिफिकेशन जब मिल जाता है तो स्टार्टअप को 3 साल के लिए टैक्स से छुट्टी मिलती है। इसका मतलब कि ये है कि आप ATIE से उसको बेनिफिट मिलता है, सेक्शन 56 का उसको बेनिफिट मिलता है। तो क्योंकि स्टार्टअप अभी उभरते स्टेज में है, अगर वो ये सब पेमेंट्स अगर कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी उसको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज़ों से एग्जम्पशन पाने के लिए DPIIT सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो DPIIT के लिए आप NSWS पे रजिस्टर कर सकते हैं। आप अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया का अगर लॉगिन है तो आप स्टार्टअप इंडिया की लॉगिन से भी DPIIT में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना, और स्टार्टअप अगर है तो उसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से नीचे होना चाहिए। और एक मेन इम्पॉर्टेंट और बात यह है कि उसमें शेयर होल्डिंग अगर फॉरेन पार्टिसिपेंट की अगर शेयर होल्डिंग है तो वो 51% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये लिमिटेशंस है इसकी। इसके बाद ही आप DPIIT सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और DPIIT ये स्टार्टअप इंडिया के लिए भी ज़रूरी है और ये स्टार्टिंग यूपी के लिए भी मस्ट है। और आपने एक बात कही भास्कर आईडी की, तो भास्कर ये एक एब्रीविएशन है ना, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। तो आप ये सब फुल फॉर्म, ये सब वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने आप में नेटवर्किंग करता है। जैसे कि आपने देखा होगा लिंक्डइन, पहले तो हमारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे हम जनरल उसमें प्रोफेशनल से जुड़ते ऐसे नहीं है। लिंक्डइन है जिसमें ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म को ज़्यादातर प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। पर अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर में ही नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो भास्कर आईडी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसमें स्टार्टअप भी अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, इसमें इन्वेस्टर्स भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मेंटर्स भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर वो स्टेक होल्डर जो अपने आप को स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट समझता है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा और इनकी जो नेटवर्किंग है या इनका जो कम्युनिकेशन है वो पर्सनलाइज्ड रखा जाता है। वो आपस में अपने फील्ड से रिलेटेड इन्वेस्टर अपने फील्ड से, अपने डोमेन से रिलेटेड स्टार्टअप को आइडेंटिफाई कर सकता है, उससे कम्युनिकेट कर सकता है। स्टार्टअप को अगर मेंटरिंग की ज़रूरत है तो वो अपने फील्ड के हिसाब से उसमें अपने मेंटर्स चूज़ कर सकता है, उनसे नेटवर्किंग कर सकता है। तो भास्कर आईडी अभी तो ये इनिशिएटिव है कि इंडिया में ये प्लेटफॉर्म को पहले हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, बट सिर्फ इंडिया से ही ये सीमित नहीं रहेगा, इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी ले जाया जाएगा। तो बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है।
फैंटास्टिक। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीपीआईडी नंबर एक पहचान है जिसके थ्रू आपको फंडिंग्स मिल सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से। वेयर एज भास्कर आईडी आपकी पहचान है डिजिटल प्लेटफॉर्म एज एन स्टार्टअप, जहां आप स्टार्टअप नेटवर्क के अंदर में नेटवर्किंग कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अयूब। जानकारी, स्टार्टअप से रिलेटेड जानकारी, लाइफ साइकिल क्या होती है, स्टेजेस क्या होते हैं, एक अच्छे स्टार्टअप में हमें क्या देखना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है यारो। अभी इसके आगे बढ़ने के लिए मुझे आपसे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा, अगेन 30 सेकेंड्स का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट कौन से फंड्स देती है, किस तरह की आर्थिक मदद करती है, कितने अमाउंट का फंड्स रिलीज होता है स्टार्टअप्स के लिए उनकी उड़ान भराने के लिए। साथ में ये भी बताऊंगा कि स्टार्टअप्स कैसे इंक्यूबेट होते हैं ऐसे बड़े बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर। ये रहने झांसी और उभरता बुंदेलखंड, तो बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल। एक बार अंकित जी से बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप को ग्रांट किस किस तरीके के मिलते हैं, फंडिंग कैसे होती है, कौन कौन सी फंडिंग किस किस वक्त होती है, सेंटर कौन सी फंडिंग देता है, स्टेट कौन सी ग्रांट देता है या फंड देता है। तो यहाँ हमें पूरी जानकारी अंकित रजाक जी देंगे। Now let me add some of the view on different government initiative for the funding. So central government and state government have different policy for startup funding. सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, स्टार्टअप्स के लिए सबसे फेमस इनिशिएटिव है दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सो अंडर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम आप जो है इसमें ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेट और डिवेंचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, यूपी में स्टार्ट इन यूपी की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देन सस्टेनेंस अलाउंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए आपको फंड स्टार्ट इन यूपी प्रोवाइड करता है। अब जो हम लोग जानना चाहते हैं और सब लोग जानना चाहेंगे वो ये है कि आप हम आई एम श्योर, जैसे कि मैं सोच पा रहा हूँ कि बहुत उत्सुकता हो रही होगी किसी न किसी इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ने की, है ना, अपने सपनों को शेयर करने की एक मेंटर की ज़रूरत होगी। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उनके इंक्यूबेशन सेंटर में क्या खास है और कैसे हम उसमें इंक्यूबेट कर सकते हैं विद आवर ओन वेरी आइडिया, राइट। तो डॉक्टर काव्य साहब, हमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अगर बेसिक इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा और क्या खास चीज़ें हैं आज के वक्त में बीयू के अंदर बेसिक इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जिसके लिए एक बंदा जो इंक्यूबेट होने जा रहा है वो देख सकता है। जी संकेत जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में बेसिक नाम का एक इंक्यूबेशन सेंटर है। जैसा कि नाम बता रहा है, बेसिक, हम बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी नए आइडिया को, किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को। और बेसिक का जो फुल फॉर्म है वो है बुंदेलखंड एक्टिव स्टार्टअप इंक्यूबेशन काउंसिल। और ये जो काउंसिल है ये सेक्शन 8 कंपनी है, एक तरह से ऑटोनोमस कंपनी है विद इन द यूनिवर्सिटी फ्रेमवर्क। और इसमें हम लोग बेसिकली जो स्टार्टअप्स चाहते हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको हम फिजिकल रूप में भी और वर्चुअल रूप में भी उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, स्टार्टअप के लिए एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। मेरे पास जब भी कोई नया आइडिया आता है या कोई छात्र या कोई यंग आइडिया लेके आता है, यंग बच्चा, तो मैं कहता हूँ, वो मुझसे पूछता है आइडिया कैसा है सर, तो मैं कहता हूँ कि आइडिया सारे अच्छे होते हैं, आइडिया कोई खराब नहीं होता, बट उसकी कैसे एग्जीक्यूशन हुई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और उस एग्जीक्यूशन के लिए हम बेसिक में उन स्टार्टअप्स की मेंटरिंग करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, गाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इस सपोर्ट के माध्यम से जैसे हम उनको बेसिक फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कि एक ऑफिस स्पेस हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो 2 साल तक है।
और उसमें वाईफाई फैसिलिटी है, बेसिक फर्नीचर है, मतलब बेसिक फैसिलिटीज इससे प्रोवाइड करते हैं। और वर्चुअल में भी उनको हम अगर उनको गाइडेंस चाहिए, जैसे हमारे पास एक पूल ऑफ एक्सपर्ट्स है यूनिवर्सिटी में लगभग हर डोमेन में, whether you talk about agrotech, whether you talk about agri-tech or edutech or fintech, pharma, लगभग हर फील्ड में हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हॉस्पिटलिटी टूरिज्म में। तो वो एक्सपर्ट्स उन स्टार्टअप्स को मेंटरिंग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि कैसे उनके बिजनेस आइडिया को ग्रो किया जा सकता है, कैसे उसको बिजनेस आइडिया को एक रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसमें आने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे आपने पूछा प्रोसीजर क्या होगा, हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर आपके पास आइडिया है, वो चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या ना हो, या वो किसी भी एज ग्रुप का हो, ऐसा भी नहीं है कि वो यंग ही होना चाहिए, यूथ होना चाहिए, एनीबडी ऑफ एनी एज ग्रुप, एनी जेंडर, एनी कास्ट, एनी क्रीड, वो हमारे पास आ सकता है। एक एप्लीकेशन आधार कार्ड के साथ में वो हमें दे तो हम उसको अपने साथ में इंक्यूबेट करेंगे। किंतु प्रॉपर इंक्यूबेशन तभी हो पाएगा जब वो कंपनी बना लेगा। कंपनी बनाने के लिए भी अगर उसको सीए की मदद चाहिए तो वो हम उनको हेल्प करते हैं। उसके बाद में उनका स्टार्ट इन इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना हो, स्टार्ट इन यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना हो, डीपीआईटी नंबर जनरेट कराना हो, या इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। निश्चित रूप से जब बच्चा का स्टार्टअप थोड़ा एक लेवल पे बढ़ जाता है तो कुछ इक्विटी शेयर यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी, वो आने वाले समय में, अभी उसके लिए पॉलिसीज वर्कआउट की जा रही हैं, तो ये सुविधाएं हम लोग प्रदान करते हैं। वाह, तो अभी हमें एक जगह से मालूम पड़ा, जैसे कि डॉक्टर काव्या ने बताया हमें कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बेसिक से कैसे इंक्यूबेट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि अंकित रजाक ने बता भी दिया हमको कि कैसे उसके अंदर हमें फंडिंग मिलेगी, तो अंकित रजाक से अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे राइज झांसी के अंदर, जैसे कि अभी काव्या साहब ने बताया कि कैसे इंक्यूबेट किया जा सकता है, कैसे राइज झांसी के अंदर इंक्यूबेट किया जा सकता है, वो भी अंकित जी आपको बता देंगे अभी। Let me conclude my views on different initiative of Rise Jhansi Smart City Incubation Center. So we are developing a ecosystem which is strengthening entrepreneurship and startup culture in Bundelkhand region. So every Friday we conduct Friday with Founder, जिसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते हैं, वो हमारे स्टार्टअप के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। एवरी वेडनेसडे वी ऑर्गेनाइज्ड अ नॉलेज हब सेशन, जिसमें डिफरेंट डोमेन के एक्सपर्ट मेंटर आकर अपना जर्नी, अपना एक्सपीरियंस और डिफरेंट टॉपिक्स पे मेंटरशिप हमारे स्टार्टअप को प्रोवाइड करते हैं। एवरी सैटरडे वी हैव अ वेरी डेडिकेटेड एंड फेमस इनिशिएटिव दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप सैटरडे शोकेस, जिसमें पीयर टू पीयर लर्निंग को इनकरेज करने के लिए हमें स्टार्टअप्स को अपने डे टू डे चैलेंजेस, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलते हैं। वी हैव अ डेडिकेटेड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, जिसके अंतर्गत हम कोहोर्ट शी राइज चलाते हैं। एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एट नगर निगम कैंपस राइज बिल्डिंग, and right now we have a 42 startups, and we believe this incubation center is playing a very important and crucial role for the development of entire Bundelkhand region as well as Jhansi. Okay, so now we come to know about बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बेसिक में इंक्यूबेट होना है तो कैसे होना है, राइज झांसी में इंक्यूबेट होना है तो कैसे होना है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लेफ्ट विद बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम डॉक्टर अयूब से पूछेंगे कि उनके डिपार्टमेंट में, उनके पास जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें कैसे हम इंक्यूबेट हो सकते हैं, कैसे हम उनका इंक्यूबेशन सेंटर का फ़ायदे ले सकते हैं। डॉक्टर अयूब, बुंदेलखंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत ही जाना माना चर्चित नाम है पूरे देश के लिए, और काफ़ी सारी आपके पास क्वेरीज आती होगी। झांसी की आपको अलग एक देखना पड़ता है, उत्तरदायित्व है आपका, तो कैसे यहाँ का प्रोसेस कितना जटिल है या कितना आसान है, और क्या क्या सुविधाएं इंक्यूबेशन सेंटर हमारे BIICF में है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। BIICF का फुल फॉर्म जो है वो है बुंदेलखंड इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन। तो ये सेक्शन 8 कंपनी है जिसको हमने बनाया था 2022 में। बेसिकली मुझे डेट भी याद है, 17 सितंबर 2022 को हमें इसका कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला था। तो आपने जैसे देखा कि नाम में इसमें बुंदेलखंड वर्ड है, तो बुंदेलखंड हमारा जो एक विजन है, जो मिशन है हमारा, वो ये है कि ना सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स बट पूरे बुंदेलखंड एरिया के समस्त नागरिक इसमें इंक्यूबेट हो सकते हैं।
अपना कोई भी स्टार्टअप इसमें इंक्यूबेट करा सकते हैं। तो इसको हमने सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा है, इसलिए नाम में वो एक बुंदेलखंड वर्ड से ही उसका नाम स्टार्ट हुआ है। Yeah. अब दूसरा जो वर्ड है वो है इनोवेशन। तो क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है तो ज़्यादातर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप को फोकस करते हैं। पर इसमें जैसे हमारा जो विजन है वो ये बुंदेलखंड के लिए है, तो इसमें हमने कोई एक ऐसा थर्स्ट एरिया डिफाइन नहीं किया है। हमने ये सभी के लिए ओपन किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, मीडिया से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी ट्रैवल टूरिज्म, किसी भी डोमेन का अगर स्टार्टअप है तो उसको हम इंक्यूबेट कराते हैं। क्योंकि हमारे पास 7 बीटेक प्रोग्राम्स है। 7 बीटेक प्रोग्राम्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर में, मैकेनिकल में, सिविल में, केमिकल में, इस तरीके से अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। उनके हमारे लैब्स भी डेवलप्ड है। तो आप एक इंक्यूबेशन सेंटर में सारी फैसिलिटी तो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसकी लैब फैसिलिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 7 फील्ड्स का होना ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो फैकल्टी है, हमारे यहाँ पे 96% से ऊपर जो है वो पीएचडी फैकल्टी है, तो सबका अपना अपना एक एक्सपर्टाइजेशन है। तो मेंटरिंग में डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपर्टाइजेशन हम स्टार्टअप को मेंटरशिप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर स्टार्टअप के जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डोमेन का है, तो अगर हमारे पास अगर उसका उस डोमेन का एक्सपर्ट अगर नहीं है, तो हमारे पास आसपास में हमारे बुंदेलखंड से कनेक्टेड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, तो हम वहाँ से भी कनेक्टिविटी करा सकते हैं। Awesome. ये तो बात हुई हमारे मतलब बुंदेलखंड इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन की। तो जैसा कि ये स्टार्ट इन यूपी का प्रोग्राम है, हमारा इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्टार्ट इन यूपी से रजिस्टर्ड है। तो हम ज़्यादा जो हमारा जो फोकस है, जो स्टार्टअप को हम रजिस्ट्रेशन करवाते, इंक्यूबेट करवाते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट इन यूपी पोर्टल पे ही करवाते हैं। तो जिनको ज़रूरत है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की, अगर कोई नहीं जानता है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोई नहीं जानता है कि ये जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब भी हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे सर ने भी कहा कि कोई एज बार नहीं, कोई लैंग्वेज बार नहीं है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि स्टार्टअप इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं रहता है, वो हिंदी से कंफर्टेबल है, तो वो जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसमें हम पूरा हेल्प करते हैं। और यहाँ पे कोई फ़ी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो ग्रांट है हम स्टार्ट इन यूपी से ग्रांट ले रहे हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट है, स्टार्टअप के लिए है, थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर है। तो अभी हम स्टार्टअप की डेवलपमेंट के लिए फोकस कर रहे हैं, ना कि उनसे कोई ग्रांट मिलाने के लिए फोकस कर रहे हैं। बट हाँ, आने वाले समय में हमें हमारे इंक्यूबेशन सेंटर को सस्टेनेबल बनाने के लिए और वो ग्रांट, कंटिन्यूस ग्रांट जनरेशन के लिए आगे ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी, जिसके लिए पॉलिसी अंडर डेवलपमेंट है। तो इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और ये जो स्टार्ट इन यूपी की जो ग्रांट्स है, जैसे कि आइडिएशन स्टेज के लिए 17,500 पर मंथ, और प्रोटोटाइप के लिए 5 लाख रुपए, और ये जो सीड मार्केटिंग के लिए 7.5 लाख रुपए, और अगर बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या दिव्यांगजन या वुमेन स्टार्टअप है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टार्टअप है, तो उनके लिए 50% ग्रांट जो सस्टेनेबल ग्रांट है वो, और सीड मार्केटिंग ग्रांट ज़्यादा है। तो ये जो ग्रांट दिलवाने का जो एक प्रोसेस है, जो एक ईसी में, इवैल्यूएशन कमेटी में अपीयर करना है स्टार्ट इन यूपी में, वो पूरी तैयारी हम स्टार्टअप की करा लेते हैं, जिससे कि उसको वो जो जिस भी स्टेज में वो हमसे जुड़ रहा है, उस स्टेज में वो जो ग्रांट की जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उसको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, ये सारी तैयारी हम करवा लेते हैं। तो इस तरीके से अभी फिलहाल बुंदेलखंड इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन वर्क कर रहा है। हमारे पास 2 स्टाफ है और सेक्शन 8 कंपनी है, तो पूरी तरह से एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट प्लेस है।
कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ है जैसे कि कॉन्फ्रेंस रूम जो सिर्फ इंक्यूबेशन सेंटर का ही है, तो उसमें स्टार्टअप के लिए, स्टूडेंट की स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रोग्राम कराते हैं। स्टार्टअप्स को अगर अपनी कोई मीटिंग करवानी है, स्टार्टअप्स को अगर अपने कोई प्रोग्राम्स करवाने हैं, तो वो प्रोग्राम्स के लिए भी हमारे पास वो फैसिलिटीज़ है जहाँ पे स्टार्टअप अपने प्रोग्राम्स भी करा सकता है। तो स्टार्टअप की लॉन्चिंग से लेकर ये जो सब इंस्टीट्यूशन की जो फैसिलिटीज़ है उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्टअप के लॉन्चिंग के प्रोग्राम्स भी हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो दोस्तों, दैट्स द होल थिंग। आई होप स्टार्टअप्स की कैसे मदद हो रही है, इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स किस तरह से फंडिंग करवाते हैं, किस तरह से मेंटरिंग होती है, सारे दिग्गज जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं झांसी में, आज आपने उन्हीं के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लोगों से, डिपार्टमेंट हेड लोगों से मालूम पड़ गया आपको। अपने स्वप्न को, अपने ड्रीम्स को रुकने मत दीजिए, टेस्ट कीजिए जो फैक्टर्स बताए गए हैं आपको इस शो के ऊपर, और इसको जाकर के मिले उनसे, जानकारी लें, 1-to-1 बात करें। आई एम श्योर देयर विल बी अ वे आउट इन टर्म्स ऑफ यू फ्लाइंग विद योर ड्रीम्स। दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो ये महीने में 2 बार हम झांसी बाजार करेगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत जल्दी कहीं ना कहीं क्लूज में मिल जाएगा, टॉपिक आपको मालूम पड़ जाएगा। हमने इस बार ये लिया, हम सारे जैसे कि हमने बोला, हम रियल एस्टेट पे, हम मेडिकल फैसिलिटीज़ पे, हम एजुकेशन पे, हम होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स पे, एवरी पॉइंट वी गोना टच बेस अपॉन डूइंग द समीक्षा। यू गॉट इट ना? हम समीक्षा करेंगे, हम योजना पे रहेंगे, हम झांसी और बुंदेलखंड को बढ़ने में मजबूती देंगे, रफ्तार देंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, एंड थैंक यू सो मच गेस्ट्स, आप आए, आप लोगों ने समय दिया, सिंसियरली अप्रिशिएट। थैंक यू। थैंक यू संकेत जी। साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि झांसी बाजार और आपका जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आप डिफरेंट टॉक शोज करते हैं, डिफरेंट पॉडकास्ट करते हैं, वो वाकई बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी पहल है। मैं देख रहा था कि झांसी के अमूल्य रतन, झांसी के उभरते सितारे, 2 बातें आमने सामने, बुंदेले हल्ला बोल, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म से आप टॉक शोज करते हैं, निश्चित रूप से ये झांसी में एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करेगा, मासेस में एक अच्छा संदेश पहुंचाएगा। और जैसे कि कल्पना हमारी सरकार कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि एक स्मार्ट बुंदेलखंड हो, स्मार्ट झांसी हो, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपकी जो पहल है, आपकी का जो योगदान है, वो सराहनीय है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। संकेत जी, इस बात पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर साहब से बहुत ही सहमत हूँ, और मैं आपके इस इनिशिएटिव को, झांसी बाजार के इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप तो जानते ही है कि बुंदेलखंड एक अपने आप में एक हेरिटेज के लिए, कल्चर के लिए और हिस्ट्री के लिए बहुत जाना जाता है। तो आप बुंदेलखंड में, ये जो झांसी में खास करके हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। आप ये जो आपने इनिशिएटिव जो शुरू किया है, इस तरीके से आप जो झांसी को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे आप झांसी को रिकॉग्निशन देने का काम कर रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो हम स्मार्ट सिटी में है, हम स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम में है, ये जानना ही ज़रूरी नहीं है। आपका जो प्रोग्राम है बुंदेले हल्ला बोल, या आपके जो अदर प्रोग्राम्स है, मैंने एक बात नोटिस की है कि आप पॉजिटिविटी पे बहुत फोकस करते हैं। सब कुछ पॉजिटिव होता है आपके इसमें, सारी चर्चाएं पॉजिटिव होती है, सभी बातें पॉजिटिव क्वेश्चंस पे बेस्ड होती है। और ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, ये झांसी को एज अ स्मार्ट सिटी, और झांसी को ये एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, स्टार्टअप कल्चर, और ये जो बाकी के मेडिकल फील्ड और बाकी सब भी फील्ड में एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन देगा, और हम नेशनल लेवल पे ज़रूर कुछ ना कुछ नाम कमाएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आपके साथ जोड़ा, और जो हम ये इंफॉर्मेशन आज साझा कर पाए। So once again, I wish all the very best to the team Jhansi Bazaar for this awesome initiative Halla Bol. Thank you. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। आप लोग के वर्ड्स बहुत एनकरेजिंग है, और हमें ये बहुत ही पावर देते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड गोना बी मोर इंटरेस्टिंग, गोना बी मोर एंगेजिंग। सो राइट, कीप ऑन वाचिंग अस, बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नया है युग, नया जमाना, नए है पीढ़ी, नया तराना, तो बोलो हल्ला बोल, बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और उभरता बुंदेलखंड। बोलो हल्ला बोल, बुंदे हल्ला
हल्ला बोल, बुंदेले हल्ला बोल। ये है नहीं झांसी और उभरता बुंदेलखंड, तो बोलो हल्ला बोल, बुंदेले हल्ला बोल।